वंदे मातरम मित्रों। आज हम सत्यघोष के यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे वामपंथी विचारधारा पर। वामपंथी विचारधारा राजनीतिक दृष्टि से केरल के अलावा कहीं अस्तित्व में नहीं है। बंगाल, त्रिपुरा में करीब करीब उनका स्थान अब दूसरे राजनीतिक दलों ने ले लिया है। आज हम बात करेंगे देश में वामपंथ और केरल में संभावनाएं। यदि आज की संसद में हम देखें तो वामपंथ की दृष्टि से सिर्फ 4 सांसद पहुंचे हैं, जबकि केरल में वाम मोर्चा सरकार में है। अब आज की परिस्थिति में लोकसभा चुनाव के बाद केरल में अवसर किसको है, तो साफ नज़र आता है कि यदि कांग्रेस वामपंथियों के मोह से बाहर आ जाए तो सीधी लड़ाई जैसे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होती है, वही लड़ाई केरल में हो जाएगी। वो कैसे? केरल में वामपंथियों की तुलना में कांग्रेस ने अधिक सफलता अर्जित की है और ये पिछले 1 दशक से है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही क्योंकि नेतृत्व की परिपक्वता और दूर देखने की सक्षमता आज के कांग्रेस नेतृत्व में नहीं है। लेकिन यदि इस लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद हम यदि कांग्रेस में कोई बदलाव देख रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस केरल पर ध्यान दे, क्योंकि केरल के हिंदू और मुसलमान दोनों वामपंथियों को पसंद नहीं करते हैं। उनकी मजबूरी है कि वे वाम मोर्चे को सफलता कांग्रेस के कारण दे देते हैं। कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है। यदि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े तो वह केरल में शुद्ध कांग्रेस की सरकार बना सकती है। वहीं वामपंथियों से निराश होकर भाजपा की तरफ भी एक बड़ा वर्ग झुकाव में आया है और वहां अब तेजी से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को ईसाइयों का समर्थन मिल रहा है और हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है। पिछले 2-3 दशक से आरएसएस का वहाँ काम बहुत बड़ा हुआ है। संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केरल को लेकर जल्दी ही चर्चा करने वाला है और वे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अवसर की समीक्षा कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। यदि हम देखें तो ऐसी की ऐसी ही हालत देश में मुसलमानों की है। वामपंथी या केरल में, त्रिपुरा में, बंगाल में सरकार में थे, अब सिर्फ केरल में बचे हैं। और एक समय था जब मुसलमानों के, मैं बात कर रहा हूँ अब मुसलमानों की, 15% मुसलमानों की आबादी, आज यदि हम देखें तो इस आबादी के इस वर्ग के सिर्फ 4 सांसद लोकसभा में पहुँचे हैं। वामपंथियों के भी 4 पहुँचे हैं और मुसलमानों के भी 4 पहुँचे हैं। मुसलमानों को अब अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। वह इसलिए यदि उन्हें इस देश में सकारात्मक, रचनात्मक और ख़ास करके अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है तो राजनीतिक समीकरण बदलने पड़ेंगे। जो उनके विकास के लिए, विकास के नारों के साथ उनके साथ आते हैं या उनको जोड़ते हैं, उनका वोट पा लेने के बाद उनकी गरीबी, उनकी स्थिति, उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं,
और एक वर्ग ऐसा भी है राजनीतिक रूप से, कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसको उनका वोट नहीं मिलता, लेकिन वो शासन में जब आती है तो योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से करती है। ये आंकड़े बताते हैं, विस्तार में नहीं जाऊंगा। पर कांग्रेस को केरल की दृष्टि से, बंगाल की दृष्टि से और वामपंथी अस्तित्व या वामपंथी प्रभाव वाले प्रदेशों की दृष्टि से अब वामपंथी की तरफ से अपना ध्यान हटाकर खुद के विकास और खुद को स्थापित करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं देश की 15% 20% आबादी जो मुसलमानों की है, उनको भी अब राजनीतिक दृष्टि से अपने बारे में सोचना चाहिए कि उनका राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने अस्तित्व को यदि बढ़ाना है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है और राष्ट्र की विकास की धारा बनना है और थोथे आडंबर और कट्टरवादी नारों से दूर होकर यदि वह राजनीति को इस तरह से देखेगी तो भविष्य की भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में शुद्धता आएगी। क्योंकि धार्मिक आधार पर जो राजनीति भारत में चल रही है वह वोट बैंक की वजह से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को दोष मुक्त नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसके कट्टर नारे एक अलग तरह के कट्टर नारों से जन्म लेते हैं। यदि एक तरह की कट्टरता वोट बैंक के रूप में आएगी तो दूसरे तरह के लोग जिनको उनका वोट नहीं मिलता है वो अपनी तरह की कट्टरता, दूसरे तरह की कट्टरता को प्रभावित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही राजनीति का रंग है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज इस विषय पर इतना ही। अगले सत्यघोष एपिसोड में हम फिर अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आप सत्यघोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों को भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद।